जैन फ्यूचर कमांडोज, कैसे हो आप सब? 6 महीने बचे हैं सीडीएस के एग्जाम के लिए, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊँ उतना मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ। अभी हमारा पहला टारगेट है कि हम 1 महीने में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी में जितना है, और याद रखना नई वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का नाम ये है, देखो, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये नाम है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। और मैं आपको इसके नोट्स भी बनाकर दे रहा हूँ जो कि आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कर लो। तो अभी सबसे पहले हमको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी के बाद, तो हम उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट है, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग मेरे से पर्सनल मैसेज करके भी मेरे से डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, टॉपिक का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। सबसे पहले याद रखो E.H. कार ने क्या कहा है। E.H. कार ने कहा है हिस्ट्री क्या है, एक अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। ये पहली चीज़ कही। दूसरी क्या कहा, दूसरा ये कहा कि हिस्ट्री इज बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ येस्टरडे। एक अनएंडिंग डायलॉग है किसका, सोसाइटी ऑफ टुडे और सोसाइटी ऑफ येस्टरडे। ये सेकंड पॉइंट याद रखना है। थर्ड, वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। अब ये जो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये ही यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। वो क्या देगा कि E.H. कार ने इनमें से कौन सा पॉइंट कहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू E.H. कार हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन किंग्स एंड सब्जेक्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट, डिफरेंट कंट्रीज या साइंस एंड आर्ट। क्या होगा इसमें, होगा प्रेजेंट एंड पास्ट। ये गलत है, ठीक है। तो याद रखो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है, जो भी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये मानो कि यूपीएससी में वहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है। और ये नई वाली एनसीईआरटी है, और नई वाली एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि एकदम नया क्वेश्चन बैंक, एकदम न्यू क्वेश्चन बैंक, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट, यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ऐसे म्यूजियम्स में क्या रखा जाता है, इट प्रिजर्व ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट, जैसे स्टैचू, कॉइन और ऑर्नामेंट्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इमेज दी है म्यूजियम की, यहाँ पे क्या क्या चीज़ प्रिजर्व होती हैं, क्या क्या होता है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट सच ए स्टैचू, कॉइन और ऑर्नामेंट्स। सीधा एकदम सवाल आएगा कि नेशनल म्यूजियम में क्या प्रिजर्व होता है, ठीक है। तो ये पहले पेज से सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, बस ये 2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब बात आती है हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। सबसे पहले इस वाले डायग्राम में आ जाओ, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में, 100%, ठीक है। और जो लोग पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो याद रखना, वहाँ पे कुछ डाटा चेंज हो सकते हैं, तो आपको ये नए वाले डाटा के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आपको ये याद करना है, ये देखो, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिलियन ईयर्स एगो की बात करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिलियन ईयर्स एगो की बात करेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये ईयर्स एगो, मतलब बिलियन साल पहले, मिलियन साल पहले और ईयर्स एगो। ये 3 पोर्शन में ये डिवाइड है ये डायग्राम, पहले ही क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अब सबसे पहले देखो बिलियन ईयर्स एगो में, ये देखो सबसे पहले 4.54 बिलियन ईयर्स एगो क्या बना, अर्थ बनी 4.54 बिलियन ईयर्स एगो। फिर 2 पॉइंट, देखो इसके बाद क्या है, फर्स्ट सेल, ठीक है। आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना कब बना, बट ये पता होना चाहिए कि अर्थ के बाद क्या बना, फिर पहली सेल बनी, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन 2.33 बिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद क्या बना, उसके बाद पहला बैक्टीरिया। तो ये बिलियन ईयर्स एगो में आपको ये 4 चीज़ याद करनी है। अब देखो मैं इसे कैसे याद कराऊंगा, उसे ध्यान से देखना। यहाँ आ जाओ, बहुत ध्यान से देखना, ये आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आ जाओ, ये बिलियन ईयर्स एगो की टाइमलाइन है, बिलियन ईयर्स एगो। तो 4.54 अर्थ, फिर सेल, फर्स्ट सेल बनी, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और फिर आपका बैक्टीरिया। इसको याद करने का तरीका है ई कॉब। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करो, पहले क्या बना, पहले बैक्टीरिया आया या पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आई, क्या आया पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आई, फिर बैक्टीरिया आया। तो आपको ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ई-कॉब, अर्थ, फर्स्ट सेल, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और बैक्टीरिया। तो ये हो गया बिलियन ईयर्स एगो की बात। अब बात करते हैं मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ आ जाओ, देखो मिलियन ईयर्स एगो में आपको 3 डेट्स याद रखनी है बस। एक तो 100 मिलियन ईयर एगो, एक 300 मिलियन ईयर एगो, और एक 700 मिलियन ईयर एगो। सबसे पहले क्या आया, स्पॉन्जेस एंड फंगी। इसको रुको,
फंगी, ठीक है। फिर आया कॉरल्स, फिर फिश वर्टिब्रेट्स, फिर इंसेक्ट एंड एम्फीबियन, फिर शार्क, फिर रेप्टाइल और डायनासोरस, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स, फिर यहाँ पे आया फ्लावर एंड बीज 100 मिलियन ईयर एगो पे। अब देखो, अब इनकी सीक्वेंस याद करने से पहले हमको ये याद रखना है, 700 मिलियन ईयर्स एगो कॉरल्स, 300 मिलियन ईयर्स एगो रेप्टाइल्स एंड डायनासोर, और 100 मिलियन ईयर्स एगो फ्लावर एंड बीज। ध्यान से देखो, 7 कोर, तो 7 से याद करो 700, और कॉरल से कोर ऐसे याद रख लो। 3, ये लिख रहा है 3, और ये क्या लग रहा है, दीन, डायनासोर का दीन, 3 दिन, तो 300 डायनासोरस। फिर 100 में क्या लग रहा है, 1 दिख रहा है, 1, तो एक फ्लावर भेंट किया जाता है, और ये एक मधुमक्खी बीज सिस्टम सेट कर देती है। तो एक 100 वाला याद रखो, एक में 3 दिन डायनासोरस 300, और 7 कोर 700 कॉरल्स, ये याद रखना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि नई एनसीईआरटी है, फैक्ट दिया हुआ है एकदम सॉलिड वाला, तो 100% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, और ये सीक्वेंस अरेंज करने के लिए 100% आएगा। देखो कैसे याद करना है ये। सबसे पहले यहाँ आ जाओ, ये याद रखना है आपको, स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्जी चीज़ होती है तो उस पर बच्चे कूद के क्या करते हैं, फन करते हैं, फंगी, ठीक है। तो ये फन कर रहे हैं, स्पॉन्ज फन यहाँ से याद हो जाएगा। फिर कहाँ पे कर रहे हैं, 7 कोर 700 कॉरल्स, ऐसे याद रखो 7 कोर, ये वाला पॉइंट याद हो गया। अब आपको याद करना है फिश, FISH, F से फिश, I से इंसेक्ट, और SH से शार्क। तो पहले फिश आए, फिर इंसेक्ट, और फिर शार्क, ठीक है। इतना पोर्शन याद हो गया, 100% याद हो गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि इंसेक्ट के साथ क्या आया, एम्फीबियन आए, ऐसे याद रखो AI, एम्फीबियन और इंसेक्ट एक साथ आए, ऐसे याद रखो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम्फीबियन और इंसेक्ट। और ये याद क्या रखना है, VF, ठीक है, VF फिश और वर्टिब्रेट्स। ये वाला पोर्शन आपको पूरा याद हो गया। इसके आगे का पोर्शन आप लोग कमेंट करके बताओगे कैसे याद होगा, ठीक है। और जब आप लोग कमेंट्स करोगे, मेरे को 100% समझ में आएगा ये सारी चीज़ें कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ ईयर्स एगो पे वाली बात पे। ईयर्स एगो पहले आए प्राइमेट्स, जिनको फर्स्ट ऑर्डर, प्राइम का क्या मतलब है, प्राइम का मतलब होता है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर के मैमल्स कब आए, 1 करोड़ साल पहले, 10 लाख साल पहले फायर, और 3 लाख साल पहले होमोसैपियंस, और राइटिंग कब आई, 6,500 साल पहले। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। अब ध्यान से दोबारा से यहाँ आ जाओ, उस वाले पेज पे जहाँ पे अभी हम थे, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये देखिए, देखो दिख रहा है। तो हमने ये वाला पूरा पोर्शन याद कर लिया, फिर ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया, और फिर ये वाला। आप इस डायग्राम को ऐसे भी अपने नोट्स में बना सकते हो, और जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस में बनाया पूरा एक सीरीज़ में, और डायरेक्ट बना के ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इस डायग्राम से क्वेश्चन आना है अगले साल, देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हाउ मेनी बिलियन ईयर्स एगो डिड द अर्थ फॉर्म, 4.54, ठीक है। देखो अभी पढ़ा था यहाँ पे 4.54, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्ड मोस्ट रिसेंटली इन द इवोल्यूशनरी टाइमलाइन। इन सब में अभी अगर आज से देखा जाए तो सबसे रिसेंट वाला कौन सा है जो इवॉल्व हुआ है, सबसे रिसेंट कौन है, होमोसैपियंस, ठीक है, क्योंकि सबसे बाद में यही तो हुआ, तो हमारे रिसेंटली कौन सा होगा, ये वाला होमोसैपियंस, ठीक है। द टाइमलाइन इंडिकेट्स दैट एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन बिकेम प्रेजेंट कब, बिफोर द फर्स्ट सेल। ये फर्स्ट सेल जब बनी तो क्या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो था वो इसके पहले था, नहीं था, हमें ये याद है, इकॉब, ठीक है। तो सेल के बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया है, और बैक्टीरिया से पहले आया है, ये हमको याद है। तो आफ्टर कॉरल्स भी नहीं होगा, सिग्निफिकेंटली आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ डायनासोर ये भी नहीं होगा। तो ये कह सकते हो कि बैक्टीरिया से थोड़ा पहले आया है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा सही है एक्चुअली में, सच में ये यहाँ ये लिखा होना चाहिए था, ये लिखो यहाँ पे बिफोर बैक्टीरिया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, देखो ये रहा, बैक्टीरिया से पहले आया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, ये सेकंड को करेक्ट करो इसे, ये है बिफोर बैक्टीरिया। समझ में आया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे एग्जाम में अब, क्योंकि नई ये एनसीईआरटी नहीं है एकदम, अभी तक इससे क्वेश्चंस नहीं आए, बट अब नया क्वेश्चन बैंक तैयार होगा तो नए तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये आ जाओ, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग ऑकर्ड कब, 6,500 साल पहले, अभी मैंने आपको कराया था। द टाइमलाइन सजेस्ट दैट फ्लावर एंड पीस अपीयर्ड कब, फ्लावर एंड पीस कब आए थे, मैंने याद कराया था ना, 100 मिलियन ईयर्स एगो। अब तुम ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ फिश से पहले आया क्या, बिफोर नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट,
अराउंड द सेम टाइम एज रेप्टाइल्स एंड डायनासोर, पता नहीं, चलो नेक्स्ट। आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ मैमल्स, नहीं ये भी गलत है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये भी गलत है। तो ये थोड़ा सही लग रहा है, तो ये थोड़ी लाइन थोड़ी सी गलत फ्रेम हो गई है। यहाँ पे ये होगा, ये ना, ये रेप्टाइल और डायनासोर ये 300 मिलियन ईयर्स एगो, और फ्लावर एंड बीज 100 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखना चाहिए आफ्टर रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स, समझ गए, ठीक है। इंसेक्ट और एम्फीबियंस कब आए, ये बताओ। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, FISH बताई थी ना, फिश, इंसेक्ट और शार्क। तो और एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे 700 पे क्या था, कोरल्स 700 मिलियन ईयर्स एगो पे, और 300 पे क्या था, रेप्टाइल और डायनासोरस। तो 700 और 300 के बीच की बात हो रही है, इतना समझ गए। तो बिफोर कोरल्स होगा, नहीं होगा। बिटवीन 500 एंड 300 ये हो सकता है। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ बर्ड्स, नहीं ये भी नहीं होगा। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ अर्थ हिस्ट्री, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, बिटवीन 500 एंड 300 मिलियन ईयर्स एगो। देख लेना इस बार जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे ना, तो आप सब लोग हैरान हो जाओगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग वही नई वाली पुरानी वाली पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, और ये एकदम नई छपी है 2025 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 4 टाइप के लोगों के बारे में हमको पढ़ना है जो यूजफुल होते हैं किस चीज़ में, हिस्ट्री ऑफ अर्थ को समझने के लिए। ध्यान से देखो, सबसे पहले एक होता है जियोलॉजिस्ट, एक होता है पैलिएंटोलॉजिस्ट, एक होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और एक होता है आर्कियोलॉजिस्ट। ये 4 होते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि सब लोग, ये लोग किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। ध्यान से देखो, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर। अगर हम फिजिकल फीचर की बात करें अर्थ की, तो वो कौन है, जियोलॉजिस्ट, जो उसकी स्टडी कर रहा है, जैसे सॉइल, स्टोन, ठीक है, हिल्स की बात करना, माउंटेन्स की बात करना। और पैलिएंटोलॉजिस्ट कौन होगा, पैलिएंटोलॉजिस्ट वो होगा जो रिमेन्स की स्टडी करेगा, प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस के रिमेन्स की स्टडी करेगा, जिसे बोला जाता है फॉसिल्स की स्टडी। तो पैलिएंटोलॉजिस्ट फॉसिल की स्टडी कर रहा है। ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग में आएगा, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये क्या करता है, ये ह्यूमन सोसाइटीज़ को पढ़ता है, जो पास्ट में से लेकर अब तक की ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, कल्चर है, उसको कौन पढ़ रहा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या पढ़ रहा है, वो खुदाई करके जो चीज़ें निकल रही हैं जो ह्यूमंस यूज़ करते थे उसको पढ़ता है, जैसे कि पॉट्स, बीड्स, फिगराइंस, टॉयज, टूल्स, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन, बर्न्ड ग्रेन्स, पार्ट ऑफ हाउस ब्रिक्स। ये सब देखो आपने IBC में पढ़ा भी होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वो कौन पढ़ रहा है, वो उसकी स्टडी कौन कर रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉसिल क्या है। आपके एग्जाम में जो इस बार क्वेश्चन आ सकता है वो ये होगा, आप लोग हमेशा ही समझते हो फॉसिल क्या है, जो भी कुछ नीचे दबा हुआ है वो फॉसिल आप लोग समझते हो, प्लांट और एनिमल का रिमेन्स जो भी कुछ है जो सॉइल और रॉक में दबा हुआ है। बट याद रखना, इंप्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स भी फॉसिल में आता है। समझो कोई, ये यहाँ पे आपकी सॉइल है और कोई यहाँ पर अगर पैर रख कर गया है और ये इंप्रेशन है, यहाँ पे अगर उसके पैर के इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन उसके जो फुटप्रिंट्स के हैं वो भी फॉसिल होता है। तो आपको 3 पॉइंट में ये हेडिंग्स याद रखनी है। कितने में, 3 पॉइंट में। पहली क्या, पहली हेडिंग याद रखनी है कि फॉसिल क्या होता है, इंप्रेशन ऑफ फुटप्रिंट। सेकंड याद रखना है प्लांट के रिमेन्स, और थर्ड है एनिमल्स के रिमेन्स जो प्रिजर्व्ड हैं, जो खराब नहीं हुए, वो प्रिजर्व हो गए हैं विद इन लेयर्स, ठीक है, वो पूरे फॉसिल बन चुके हैं, पूरा सड़ के उसका प्रिजर्वेशन हो चुका है, वहाँ पर प्रिजर्व हो चुके हैं। याद रखना है, प्रिजर्व्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे घुमा देगा एग्जामिनर आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है, चलो पहले इसको पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन कर लो। चलो, हु स्टडीड द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज सॉइल, स्टोन, हिल्स, रिवर एंड ओशन, कौन होगा। देखो, पैलिएंटोलॉजिस्ट तो कौन है, फॉसिल वाला। एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो कल्चर वाला हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करके पढ़ रहा है, तो कौन होगा, जियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो ऐसे याद करो, जियो मतलब ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना, ये एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, हिल्स पढ़ते हो, तो ये सब कहाँ है, ये ज्योग्राफी। तो जियो से ज्योग्राफी, ऐसे याद कर लो। अब आता है जो फॉसिल्स को पढ़ता है, वो कौन है, पैलिएंटोलॉजिस्ट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ये जो फॉसिल्स है ना, फॉसिल्स ये नीचे दब गए, कहाँ दबे, जमीन के नीचे सारे दबे हुए हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसको ऐसे पढ़ो, पहले के दबे हुए हैं, ये पैलिएंटोलॉजिस्ट, पहले के दबे हुए हैं फॉसिल्स, तो इसलिए इनको कौन देखता है, पैलिएंटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, हु स्टडीड ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, कौन पढ़ता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। और डिगिंग करके कौन पढ़ता है, आर्कियोलॉजिस्ट।
और फॉसिल्स क्या है, याद रखना, इंप्रेशन ऑफ फुटप्रिंट्स, प्रिजर्व्ड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद इन द लेयर ऑफ सॉइल और रॉक। समझ गए इतना? ठीक है, अब आ जाओ भाई कैलेंडर पे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। ये सब मैं आपको समझाता हूँ, देखो नोट्स में, यहाँ आ जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। एनसीईआरटी देखो समझना बहुत आसान है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ईएच कार के बारे में पढ़ लिया। तो ऐसे याद रखो, कार ये कार है, और ये जब कार आगे चल रही है ना, तो इस कार में ये कैसे कर रही है, पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट कर रही है कार, ऐसे याद रखो। तो कार ने क्या बोला, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में, अनएंडिंग डायलॉग के बारे में बोला, समाज के बारे में बताया कि पहले के और अब के समाज के बारे में कुछ अनएंडिंग डायलॉग चल रहे हैं। और हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं प्रेजेंट को, लाइट ऑफ पास्ट, क्योंकि कार में ही लाइट होती है। 4 नाम आएंगे ना तब कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि एक नाम मैंने आपको बता दिया कि कार में ही लाइट होती है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि किसने कहा था कि प्रेजेंट को लाइट ऑफ पास्ट से देखा जाता है, किसने कहा था, कार ने। 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसमें, 6th क्लास की एनसीईआरटी। अगर नहीं पढ़ी तो नहीं कर सकते, सोचते रह जाओगे क्वेश्चन कहाँ से आया यार, ये तो लगता है किसी ऑप्शनल के सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है, बट 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, नेशनल म्यूजियम भी हो गया, टाइमलाइन ऑफ पास्ट याद हो गया हम लोग को, बिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो और ईयर्स एगो भी हो गया। अब ये मैच द फॉलोइंग में जियोलॉजिस्ट हो गया, पैलेंटोलॉजिस्ट हो गया, ये मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, कभी डाउट नहीं आएगा, इसको ध्यान से देख लेना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, और अब पढ़ते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर को। ध्यान से देखो, एक्चुअली जो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आज की डेट क्या है, 13 अक्टूबर 2025। तो इसी को ग्रिगोरियन, ये जो लिखा जा रहा है ना, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही लिखा जा रहा है। पहली चीज़, इसमें 12 महीने और 365 दिन होते हैं। अब ये जो है ग्रिगोरियन, ये ग्रीक नेम है। आपको पता होना चाहिए ये एक टाइप का साइंटिफिक कैलेंडर है। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले कैलेंडर चलता था जिसे बोला जाता था जूलियन कैलेंडर। कौन सा? जूलियन कैलेंडर। तो ये जूलियन कैलेंडर से ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें बताता है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ सोलर ईयर और लीप ईयर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक साइंटिफिक कैलेंडर बोला जाता है। अब आपको ये याद रखना है, जो ग्रीक है ना, ये जो ग्रीक लोग हैं, ये दुनिया में हर जगह घूमे हैं। ठीक है, अब ये जब दुनिया में हर जगह गए तो इसी वजह से हर कंट्री ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो उनकी हिस्ट्री जो है वो इसी के अकॉर्डिंग टिल्ट कर देते हैं, इन्हीं के कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जो हिस्ट्री है वो ग्रीक कैलेंडर, जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है, इसी के अकॉर्डिंग टिल्टेड है कैलेंडर। ठीक है, तो सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें 2 टर्म्स यूज़ होते हैं, एक होता है बीसी और एक होता है एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, मतलब इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये एक रिलीजियस टर्म लगता है, इसीलिए बीसी का नाम चेंज करके आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं बीसीई, बिफोर कॉमन इरा, और एडी की जगह यूज़ कर रहे हैं सीई, कॉमन इरा। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 एडी को, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 1947 सीई, कॉमन इरा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आ जाओ, अब ये कैलेंडर को पढ़ना कैसे है, इसको ध्यान से देखना। याद रखना सबसे पहली बात, बर्थ ऑफ क्राइस्ट के दिन से पहले माना जाता है बीसी और आगे माना जाता है एडी। ठीक है, याद रखना। बट याद रखना ग्रिगोरियन कैलेंडर में कोई 0 ईयर नहीं है, उस दिन से आगे का एक साल ये पूरा 1 एडी हो गया यहाँ पे, और ये पीछे का 1 बीसी। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 बीसी और 1 एडी के बीच में कितना गैप है, तो ऐसे मत करना कि बीच में 0 होगा। ये 1 बीसी से 1 एडी 1 साल का गैप है। 1 बीसी से 2 एडी कितना गैप हो गया, 1 साल और 2 साल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आता ये। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बीसी और 2 एडी के बीच में कितना गैप है, कितना है बताओ, 3 साल का, 1, 2 और 3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, इससे हमको समझ में आया कि जब भी हमको 2 डेट्स के बीच में ये निकालना है कि कितने साल हैं और बीसी और एडी है, तो दोनों को प्लस कर दो, 2 + 2 - 1, तो कितना हुआ, 4 - 1 = 3 ईयर्स, बीच में गैप होगा। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। तो ये फॉर्मूला है। अब मैं तुमसे पूछूं कि गौतम बुद्ध वाज बॉर्न हाउ मेनी ईयर्स एगो। देखो, हमें ये पता है कि गौतम बुद्ध वाज बॉर्न ऑन 560 बीसी, इतना पता है। और आज कौन सा साल चल रहा है, आज चल रहा है 2025 एडी। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा, 2025 + 560, 82585। अब क्या करना है, -1 करना है, दोनों को प्लस करके -1 करना है, तो कितना, 2584 ईयर्स एगो। ठीक है, याद रखना इसको। अब
वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? ये क्वेश्चन आएगा, वो ये पूछेंगे कि गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न हाउ मैनी ईयर्स एगो फ्रॉम द डेट ऑफ योर एग्जाम। आपके एग्जाम से कितने साल पहले? तो 4 ऑप्शन होंगे, 2584, 2586। अब देखना, आपका एग्जाम अगले साल होगा तो कितना होगा? 2585 ईयर्स एगो, क्योंकि आपका एग्जाम अगले साल है तो उसमें एक ऐड और हो जाएगा। कोई किसी को डाउट हो तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है? समझ गए इतना? अब यहाँ आ जाओ। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 40,000 BC में फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट मिलता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा ये एडी और BC में सेंचुरी का क्या मतलब होता है। ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब समझने की कोशिश करोगे। ये जो मैंने ये टाइमलाइन बनाई थी, ये फर्स्ट BC, ये फर्स्ट AD, ठीक है? इस तरफ क्या है? वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब इस तरफ जो है, एक सेकंड रुको, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो क्या लगेगा? डिक्रीज हो रहा है। देखो 2 के बाद 1 आ रहा है, बट यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है BC में, और AD में क्या है? इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट है। ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो जो ये AD वाला है, ये फर्स्ट AD हो गया, और इसके बाद 2 AD। इस तरीके से जब हम 100 AD तक जाएंगे, इस 100 साल को, इस पूरे को बोला जाता है फर्स्ट सेंचुरी। क्या बोला जाएगा? फर्स्ट सेंचुरी AD। 1 से लेके 100 क्या हुआ? फर्स्ट सेंचुरी AD। फिर 101 से 200 सेकंड सेंचुरी AD। अब क्या चल रहा है? 2001 से 2100, यह है 21st सेंचुरी AD। AD को क्या लिख सकते हैं? CE भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 21st सेंचुरी CE, ठीक है? देखो यार, मैं आप लोग को बहुत चीज़ें याद भी करा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट पूरे समझाते हुए चल रहा हूँ। तो किसी को कोई डाउट हो ना, कुछ ऐसा लगे कि सर कोई डाउट आ रहा है, तो आप लोग मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। बट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं BC की। BC क्या है? ये है आपका फर्स्ट BC, 1 BC, 2 BC। इस तरीके से अगर उल्टे चलेंगे तो 100 तक जब पहुंचेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट सेंचुरी BC। मतलब अगर हम इस 100 साल के गैप को देखते हैं, 100 से लेके 1, ये हो गया फर्स्ट सेंचुरी BC। 200 से लेके 101 सेकंड सेंचुरी BC, और 300 से 201 थर्ड सेंचुरी BC। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 600 से 501 में इसको बोलेंगे सिक्स सेंचुरी BC। बुद्धा वाज बॉर्न इन द 563 BC। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देख रहे हो, मतलब अभी 21 बाद में आएगा तो कौन सी है? 21st सेंचुरी AD। यहाँ पे क्या है? जो पहले लिखा जा रहा है वो ही चल रहा है, यहाँ पे बाद वाला सिस्टम है, ठीक है? AC और BD में याद रखना, ये AD और BC में। अब देखो, ये 2500 से लेकर 2401 तक, ये कौन सा है? 25th सेंचुरी BC, क्योंकि BC में पहले वाला काउंट होता है, 25th वही हो जाएगा। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है। अब बात आती है मिलेनियम की। ये तो हमने सेंचुरी के बारे में पढ़ लिया। अब बात आती है मिलेनियम की। मिलेनियम क्या है? 1000 साल को बोला जाता है मिलेनियम। अब देखो, फर्स्ट से लेके 1 से लेके 1000, इसको बोला जाएगा फर्स्ट मिलेनियम CE। 1001 से लेके 2000 तक पूरे 1000 साल हो रहे हैं, सेकंड मिलेनियम CE। अब 2001 से लेके 3000 AD तक थर्ड मिलेनियम CE। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम कौन से मिलेनियम में रह रहे हैं, हम रह रहे हैं थर्ड मिलेनियम CE में, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पे NCERT पे। देखो, अब ये जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया सब आपको यहाँ मिलेगा। देखो ध्यान से देखो, आपको कॉमन एरा का मतलब बताया, 1947 AD CE का मतलब बताया, ठीक है? BC का मतलब बता दिया, BC का मतलब बताया बिफोर क्राइस्ट, और BC बिफोर कॉमन एरा। ये 40,000 CE में फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड। जितना वहाँ मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है वो सब कुछ यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। ये फार्मूला मैंने आपको बताया। सोचो 6th क्लास में ऐसे फार्मूलेज दिए हुए हैं, और अच्छे कन्फ्यूज हो जाएंगे। जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल भी कर रखा है ना, वो भी कन्फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में कि यहाँ पे कोई 0 ईयर नहीं होता, ठीक है? फिर ये पूरा चार्ट है। ये आपको आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना हम लोग, तब वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आएंगी, तो ये सब वहाँ भी कवर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, ये टाइमलाइन। तो याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसका बर्थ पहले हुआ, गौतम बुद्ध का या जीसस क्राइस्ट का? किसका हुआ? गौतम बुद्ध का, 560 BC, ठीक है? और ये आपका थर्ड सेंचुरी BC मैंने समझा दिया कैसे ये उल्टा चलता है इसका हिसाब, ठीक है? फिर मैंने आपको मिलेनियम का मतलब बता दिया। मैंने आपको ये बता दिया कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। हम लोग रह रहे हैं थर्ड, एक सेकंड, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे देखो, थर्ड मिलेनियम CE में वी आर करेंटली इन द। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, याद रखना इसको, ठीक है? सोचो 6th क्लास की NCERT और कॉन्सेप्ट इतने तगड़े हैं कि भाई नहीं पढ़ा ना तो एग्जाम में क्वेश्चन होगा ही नहीं। अब इस वाले चार्ट पे आ जाओ।
सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत ध्यान से देखना इस इमेज को। यहाँ पे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करी गई है और 4 सोर्स के बारे में बताया गया है। एक है ओरल सोर्स, ठीक है, जो सुनते हुए चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, जिसे ओरल सोर्स के अंदर आता है फॉल्कलोर और आता है जीनियोलॉजिकल, याद रखना जीनियोलॉजिकल। तो फॉल्कलोर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि जो स्टोरीज़ होती हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज़, परंपरागत कथाएं, वो जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रही हैं, ठीक है। कथाएं सुनते सुनते आप जो कहानी आपको आपके दादाजी ने सुनाई, उनको उनके दादाजी ने सुनाई, तो वो कहानी चलती हुई आ रही है, इसको बोलते हैं फॉल्कलोर। एक जीनियोलॉजिकल का मतलब क्या है? जो वंश से चलती चीज़ आ रही हैं, वंश से, ठीक है, उसको बोला जाता है जीनियोलॉजिकल, ठीक है। तो ये है ओरल सोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि ये कौन से सोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ओरल सोर्स। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में टोटल 3 टाइप की चीज़ आती है। एक आता है इंस्क्रिप्शन, एक आता है स्ट्रक्चर और एक आता है एक्सकेवेशन। जब खुदाई करके कोई चीज़ मिल रही है, जैसे हैबिटेशन मिलना, बरियल्स मिलना, पॉटरी मिलना, टॉयज, फिगराइज, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, ठीक है, वेपन्स, ह्यूमन एलिमेंट एंड प्लांट रिमेन, इसको बोला जाएगा, ये आएगा एक्सकेवेशन के अंदर। स्ट्रक्चर में आता है मॉन्यूमेंट्स और माउंट्स। इंस्क्रिप्शन में आता है मैन्युस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट्स और कॉइन्स, ठीक है, कुछ मतलब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है तो उसे बोला जा रहा है इंस्क्रिप्शन, ऐसे मान के चलो। स्ट्रक्चर मतलब कुछ बना हुआ मिल रहा है, उसे बोला जा रहा है मॉन्यूमेंट या माउंट्स। और कुछ खुदाई के बाद मिल रहा है एक्सकेवेशन नीचे से, उसे ये बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिस्टिक सोर्स, कि आपको कुछ आर्टिस्टिक तरीके से कुछ बना हुआ मिला, जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर्स और पैनल्स, ये आर्टिस्टिक सोर्स में आ रहा है। लिटरेरी में 2 हैं, एक है इंडियन लिटरेचर और एक है फॉरेन अकाउंट। इंडियन लिटरेचर में आता है वेदास एंड इतिहास, पोएम्स एंड प्लेज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट। और फॉरेन अकाउंट में आएगा आपका ट्रेवलॉग्स और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। ये डायग्राम भी आपको अपने नोट्स में बनाना है, ठीक है, और बहुत ईजी याद करना है। ये आप सब लोग कर लोगे, बट इसमें जहाँ डाउट आएगा ना, मैं आपको बता देता हूँ। वो जो डाउट आपके अगर एग्जाम में अगर एमसीक्यू में फ्रेम होता है, तो जहाँ पे डाउट आएगा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा जो आपको डाउट आएगा ना, वो एक तो आएगा कि पैनल क्या है। पैनल, पैनल याद रखना, पैनल क्या है? ये एक आर्टिस्टिक सोर्स है। आप लोग बोलोगे यार क्या पता कुछ खुदाई में पैनल निकला हो, वो पैनल वो नहीं है, ये आर्टिस्टिक सोर्स वाला पैनल है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा आपको डाउट आएगा ये जीनेलॉजिकल और फॉकलोर। आपके माइंड में ऐसा आएगा क्या पता यार फॉकलोर कुछ हिस्ट्री की कुछ कहानी हो, बट नहीं, फॉकलोर किस में है? ओरल सोर्स में, ये लिटरेरी सोर्स में नहीं आता। यही 2 जगह है जो आपको डाउट आएगा, और सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, हिस्टोरियन कौन होता है? अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द पास्ट इज कॉल्ड द हिस्टोरियन, ठीक है, यहां भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। ये जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीड हाउ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन सर्टेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक गेट पास डाउन फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट। मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर हो रहे हैं, उस बायोलॉजी की उस ब्रांच को क्या बोला जा रहा है? जेनेटिक्स, उसकी स्टडी को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या? होमो सैपियंस कब? 3 लाख साल पहले हैव वॉक्ड द प्लेनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर लाइफ का मतलब क्या होता है? ए लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर द डेथ। नेक्स्ट, अब आ जाओ यहाँ फर्स्ट क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्रॉप, फर्स्ट क्रॉप, इसमें आपको ये समझना है कि जो आइस एज रही, इस आइस एज में क्या था? सब कुछ जमा हुआ था, सब कुछ बर्फ़ था। बट जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो बर्फ़ क्या हुआ? पिघलना स्टार्ट हुई। जब बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? उससे रिवर्स बनने लगी, रिवर्स, ठीक है, और फिर वो ओशंस बनने लगे। यहाँ देखो, आइस एज थी, क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट वार्म हुआ, उसके बाद आइस मेल्ट हुई और वाटर स्वेल द एग्जिस्टिंग रिवर्स एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू द ओशंस, ठीक है, ओशंस में रिवर्स आ गई। ये जो लास्ट आइस एज था, ये कब से? लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो, तो 12,000 साल पहले तक। उससे पहले क्या था? आइस एज था। तो जब ये बनना स्टार्ट हुआ, जब क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हुआ, वार्मिंग अप स्टार्ट हुआ, तभी जाके ह्यूमंस ने क्या करा? लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई, क्योंकि सब पहले बर्फ था। तो लिविंग कंडीशन जब इंप्रूव हुई तो लोगों ने क्या करा? सेटल डाउन होना शुरू करा, एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन शुरू करा।
तो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स करा, और उसके बाद क्या, विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज ग्रो इन साइज एंड नंबर एंड ऑफन सेटल डाउन नियर द रिवर्स. दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो बिकॉज द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल देयर. तो याद रखना, जो रिवर्स के साइड में लोग बसते थे उसका कारण क्या था, दो था, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और एक नेक्स्ट था फर्टाइल जो सॉइल होती थी. इसी वजह से वहाँ पे क्रॉप्स उगाना बहुत ही आसान था. ठीक है, देखो इस इमेज को, ये रिवर है, ये लोग यहाँ बस गए, यहाँ से पानी मिल रहा है और क्रॉप्स भी यहाँ उगा रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है. ठीक है, और ये लोग यहाँ खाना बना रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना बस पढ़ लो अच्छे से. ठीक है, मज़ा आ जाएगा आप लोग को. इस पेज में बस आपको ये याद रखना है कि कॉपर पहले आया और आयरन बाद में आया. ये ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पेज में. ठीक है, नेक्स्ट. अब सिविलाइजेशन क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी बताया है और न्यू एनसीईआरटी में सेम चीज़ बताई गई है. आगे जाके आप लोग समझोगे उस चीज़ को. ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया. और किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे. अब देखो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन एकदम आ सकते हैं. देखो, रानी ऑफ झांसी वाज बॉर्न इन 1828. विच सेंचुरी डिड शी बिलोंग टू एंड हाउ मेनी ईयर्स वाज दैट बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस. ये आपको कमेंट करके बताना है. मैंने आपको 2 कमेंट करने के लिए बोला है. ये दोनों चीज़ आपको कमेंट करनी है, एक तो ये वाला और जो मैंने पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसको ट्रिक बनाओ आगे की ट्रिक. ये 2 पॉइंट आपको कमेंट करना है. और आपकी और आगे क्या रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग चाहते हो कि भैया ये चीज़ें भी इंक्लूड करो पढ़ाने में, तो मैं वो सब भी इंक्लूड करूँगा. ठीक है, चलिए मैं वीडियो ऑन करता हूँ अब. भाई तो समझ में आया. इस तरीके से हमको सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, चाहे वो साइंस की हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है. और माइंड में ये चीज़ सोचकर पढ़ना है कि भाई एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए. तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब कल जो चैप्टर है वो है इंडिया दैट इज़ भारत. जो अगला टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 5 है. ये चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री का. अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5, इंडिया दैट इज़ भारत. ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो और नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लो. वहाँ भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए कि सर ये कंटेंट प्रोवाइड करो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है, और ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे. चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद.